everyone. Here we will start our new chapter on class 10, that is chapter number 9, Heredity and Evolution. So let's continue with the chapter without wasting our time. So first it's heredity. Heredity क्या होता है? देखिए guys, आप सबको पता है कि आपके पेरेंट्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग बनता है, तो पेरेंट्स में कुछ कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों में आते हैं. कुछ कुछ होता है हाइट का, ठीक है, कुछ कुछ होता है हमारे वेट का. कोई कोई करेक्टर ऐसे होते हैं हाइट का. अगर पेरेंट की हाइट छोटी है तो बच्चे की हाइट भी छोटी होती है. वेट अगर ज़्यादा है तो हो सकता है कि बच्चों का वेट भी ज़्यादा है. तो यही हमारा होता है हेरिडिटी, मतलब हमारे करेक्टर्स का पास होना, हाइट, वेट और डिफरेंट करेक्टर्स उनके पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों में आना, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी. सो लेट्स स्टडी. इट इज़ प्रोसेस इन विच द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स, हम करेक्टर्स को ट्रेट्स भी बोलते हैं बायो के टर्म्स में. यह आप सबको याद रखना ही रखना है. ओके, सो ट्रांसफ़र होते हैं हमारे करेक्टर्स कहाँ से? फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चे, चिल्ड्रन. टेक्स प्लेस इज कॉल्ड हेरिडिटी. क्या होता है हेरिडिटी? हमारे करेक्टर्स पास होते हैं पेरेंट्स में से, किनके अंदर? चिल्ड्रन. अब मैं चिल्ड्रन नहीं बोलूँगी, चिल्ड्रन की जगह मैं बोलूँगी ऑफस्प्रिंग. और मैं करेक्टर नहीं बोलूँगी, करेक्टर की जगह मैं बोलूँगी ट्रेट्स. तो हेरिडिटी इज द प्रोसेस इन विच ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे करेक्टर्स ट्रांसफ़र करते हैं? जो सेक्स सेल्स की हेल्प से. अब सेक्स सेल्स को हम बायो की टर्म्स में बोलते हैं गैमेट्स. डेट यू ऑल नीड टू नो अबाउट बायो. सेक्स सेल्स को हम बोलते हैं गैमेट. अब मैं गैमेट्स बोलूँगी, ठीक है, इनकी जगह पे. इन विच हमारा गैमेट्स, मेल गैमेट कौन सा होता है? स्पर्म. फीमेल गैमेट क्या होता है हमारा? ओवम. इन दोनों, स्पर्म और ओवम, इन दोनों की वजह से हमारा हेरिडिटी टेक्स प्लेस करता है. इन दोनों की, स्पर्म और ओवम की वजह से हमारा ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स होते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर. ओके, अब स्पर्म और ओवम इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनते हैं? ऑफस्प्रिंग. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. किसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इसी प्रोसेस में हमारा हेरिडिटी मतलब ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं. सो द प्रोसेस अबव इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इन विच, जो मैंने अभी बताया आपको, मेल एंड फीमेल गैमेट मेट होते हैं. फ्यूज़ का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्यूज़ मतलब ऐड होना, मिक्स होना, टू फॉर्म यंग वंस मीन्स ऑफस्प्रिंग. ओके, दस गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं हमारे पेरेंटल करेक्टर और मैटरनल करेक्टर फर्टिलाइज होते हैं. किसके लिए? ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए. अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसमें बच्चे हमेशा हमारे कंफ्यूज होते हैं. देखिए, हमारा टर्म होता है वेरिएशन और इवोल्यूशन. एक हमारा होता है वेरिएशन और एक हमारा होता है इवोल्यूशन. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में. वेरिएशन क्या होता है? जो चेंजेस आते हैं किसी, और ये हमारा मतलब मान लो पेरेंट्स हैं और ये हमारा क्या बना उनसे? ऑफस्प्रिंग. तो जो चेंजेस आते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग में, कम टाइम के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, उनको बोलते हैं हम वेरिएशन. मतलब कि जैसे कि हाइट का वेरिएशन आ गया, इसमें हाइट ज़्यादा है, इनमें हाइट कम है. तो सॉरी, इनमें हाइट ज़्यादा है तो बच्चों में भी हाइट ज़्यादा हो गई. तो वेरिएशन क्या होता है? कम स्मॉल टाइम के अंदर जो हमारे चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएशन. वेरिएशन होता क्यों है? ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में अच्छे से एग्जिस्ट कर पाए. मतलब अगर मान लो पेरेंट है, इसकी हाइट कम है, अभी हम कम की बात करते हैं, इनका हाइट का करेक्टर कम है, तो और ये एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, इनको प्रॉब्लम हो रही है सर्वाइव करने में. तो इनका, अब इनके ऑफस्प्रिंग के अंदर चेंजेस आएगा और ऑफस्प्रिंग की हाइट उसकी ज़्यादा होगी.
ताकि वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर पाए। अब ये कब आए चेंजेस, थोड़े टाइम के अंदर ही आ गए ना, ज़्यादा मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स तो नहीं लगे चेंज होने में। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएशन, मतलब चेंजेस होते हैं जो ऑफस्प्रिंग के अंदर स्मॉल टाइम के अंदर होते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। क्यों होता है वेरिएशन? ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में ईजिली एग्जिस्ट कर पाए। अब हमारा टर्म आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन हमारे चेंजेस होते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर। कब? इसको हमारा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं चेंज होने में, मिलियन ईयर्स। ठीक है, मिलियन ईयर मतलब पेरेंट्स हैं उनसे मतलब पेरेंट मान लो, इसमें हम क्या लेते हैं, जैसे हेयर्स ऑन बॉडी, हेयर्स ऑफस्प्रिंग है, इनके हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं वो बॉडी पे, सॉरी पेरेंट्स हैं, इनके हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं बॉडी पे। अब वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उनको प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ की वजह से, तो इनके ऑफस्प्रिंग के अंदर हेयर थोड़े से कम होंगे, फिर इनके ऑफस्प्रिंग के अंदर और कम होंगे, ऐसे करके एक जनरेशन आएगी जहाँ पे हमारे हेयर्स बॉडी पे बहुत ही कम होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। जो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद होते हैं चेंजेस, उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो वेरिएशन क्या होते हैं? चेंजेस विच टेक प्लेस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम टाइम के अंदर ही जो ऑफस्प्रिंग में चेंजेस आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएशन। और जो जिन चेंजेस को बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं ऑफस्प्रिंग में आने के लिए, उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। वेरिएशन का एग्जांपल लिया था हमने, हाइट, वेट, कलर। ठीक है, और इवोल्यूशन का जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे? गोरिल्ला। उनका क्या था, उनके बॉडी पे हेयर्स बहुत ज़्यादा थे, तो मिलियन ऑफ ईयर बाद हमारे अंदर क्या चेंज आया, बॉडी पे हेयर कम है। तो कब हुआ ये चेंज? मिलियन ऑफ ईयर लग गया हमारे एंसेस्टर्स से हम तक आने में। इसी को एंसेस्टर्स क्या होता है? हमारे पूर्वज। इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। होप यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट। सो यही चीज़ लिखी है यहाँ पे, देखिए, डिफरेंस इन करेक्टर, करेक्टर मतलब ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। जो हमारे ट्रेड्स का डिफरेंट आता है डिफरेंट स्पीशीज़ में, इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। कौन कौन से ट्रेड्स? हमारे हाइट का करेक्टर, वेट का करेक्टर, ईयर लोब का करेक्टर, इन सबको हम बोलते हैं वेरिएशन। सो सिग्निफिकेंट वेरिएशन शोज अप ओनली इफ इंडिविजुअल कंटिन्यू। अब अगर इंडिविजुअल वेरिएशन आती कब है? ये पेरेंट हैं, इनसे ऑफस्प्रिंग में आया चेंज। ठीक है, अब मतलब हाइट ही ज़्यादा थी, अब इस ऑफस्प्रिंग में मान लो नहीं आई, करेक्टर पास नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ करेक्टर तो पेरेंट का होगा ही ना ऑफस्प्रिंग में। तो मान लो ये वाला करेक्टर हो सकता है इस ऑफस्प्रिंग के ऑफस्प्रिंग में आ जाए। तो कब होता है वेरिएशन? जब इंडिविजुअल ट्रेट कंटिन्यू ट्रांसफ़र करते हैं, कंटिन्यू, उसी को हम तभी हमारा सेवरल जनरेशन के बाद हमारे वेरिएशन आती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो उसी के ऑफस्प्रिंग के अंदर चेंज आ गए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि 2-3 जनरेशन बाद चेंज आए, ये पहली जनरेशन हो गई, इसकी जनरेशन ये हो गई, और इसकी जनरेशन हमारी ये हो गई। तो हो सकता है कि पेरेंट में जो करेक्टर मुश्किल था, मतलब वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था, वो करेक्टर यहाँ इस जनरेशन में आई है और ये जनरेशन एनवायरनमेंट में ईजिली एग्जिस्ट कर पा रहा है। तो कभी कभी हमारा सेवरल जनरेशन भी लग जाते हैं वेरिएशन को आने में। तो यहीं पे एग्जांपल लिया है, सपोज़ कि एक बैक्टीरिया है, एक मिनट, सपोज़ कि एक बैक्टीरिया है, वो हीट को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, वो हीट की वजह से मर जाता है। तो इसका जो मतलब टॉलरेट नहीं कर पा रहा, वो हीट में सर्वाइव भी नहीं कर पाता ढंग से, तो इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, या तो इस फर्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग या फिर इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, इनमें कुछ ना कुछ ऐसे करेक्टर आएंगे कि वो हीट के रेजिस्टेंट होंगे। इनमें कोई ऐसा करेक्टर आएगा जो वो हीट के रेजिस्टेंट होंगे। वेरिएशन हो गई ना, देखो, पेरेंट में वो करेक्टर था जो एनवायरनमेंट में वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने उनके ऑफस्प्रिंग में ऐसा करेक्टर आया जो वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। तो यही मैंने लिखा है, इफ़ अ बैक्टीरिया कांट एबल टू टॉलरेट हीट एंड टॉलरेट नहीं कर पा रहा वो हीट, एंड आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट टू देयर ऑफस्प्रिंग, जब उन्होंने ट्रांसफ़र किए करेक्टर ऑफस्प्रिंग पे आफ्टर सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऑफस्प्रिंग बैक्टीरिया में ऐसी वेरिएशन आएगी कि वो हीट टॉलरेट कर सकते हैं, दे कैन टॉलरेट हीट। ठीक है,
ये आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। अब वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है आप लोग बताओ। एनवायरनमेंट में ईजिली वो सर्वाइव कर सके, है ना। तो इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। वही था मैंने मुझे बताया था, अगर वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो उसका ऑफस्प्रिंग हो सकता है कि सर्वाइव कर पाए, या फिर इसका ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर पाए। तो यही है कि हमारा चांसेस बढ़ जाते हैं सर्वाइवल के। ठीक है, ये हमारा वेरिएशन ये तो है ही, बेसिस होता है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का बेसिस होता है। वेरिएशन की वजह, अगर वेरिएशन मिलियन ऑफ ईयर बाद आती है तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। और वेरिएशन आती किसकी वजह से है, हमारा ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। सो इट इज़ बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब हमारे वेरिएशन किस किस टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है सोमैटिक वेरिएशन, एक हमारा होता है जेनेटिक वेरिएशन। देखिए आपको मैं बेसिस बताती हूँ। हमारा सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है, एक हमारा होता है सोमैटिक, एक हमारा होता है जेनेटिक। सोमैटिक क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी के सेल्स में कोई चेंजेस आता है तब उसे हम बोलते हैं सोमैटिक। जब हमारे किसी जीन्स में, ये डीएनए है मान लो हमारा, इनके ऊपर जीन्स है और इनके अंदर, मैं बताऊंगी आपको जीन्स क्या होता है, भी आप लोग मतलब मान लो ये बीड्स हैं, किसी भी माला की बीड्स हैं उनके अंदर हैं, जीन्स के अंदर चेंजेस आ रहा है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक। सोमैटिक ब्लड बॉडी के सेल्स के अंदर आता है। बॉडी के सेल्स के अंदर मान लो हमने आइस की माइनर सर्जरी करवाई, तो क्या हुआ, हमारे आइस के सेल में चेंजेस आए। ये चेंजेस हमारे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। हमने आइज में सर्जरी करवाई तो जब आई हमारी ठीक हो गई तो मतलब पहले तो आइस ख़राब थी ना, तो हो सकता है कि वो ख़राब आई का ट्रेट ट्रांसफ़र हो सकता है चिल्ड्रन में, लेकिन जो सही सर्जरी करवाने के बाद जो ठीक हुई, वो ठीक करेक्टर बच्चे में नहीं जाएगा, क्योंकि वो ठीक करेक्टर जीन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डाला उसने आइस के सेल पे हमारा इफ़ेक्ट डाला है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि मान लो कि किसी ऑर्गेनिज्म ने हेयर कलर करवाए, ये उसके हेयर्स हैं, उसने अपने हेयर कलर करवाए। ठीक है, कलर करते हैं हम, ये कलर करवाए। तो अब ये कलर कहाँ पे हुए, हेयर के सेल्स में हुए ना, तो ये ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि वो हेयर्स के सेल में ट्रांसफ़र हुआ है, चेंजेस हुआ है। ये करेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो सोमैटिक क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होता और ये बॉडी के सेल्स में चेंजेस होते हैं। जेनेटिक क्या होता है, ये हमारा जो जीन में चेंजेस होते हैं। जेनेटिक मतलब अगर पेरेंट की हाइट ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो चेंज बच्चे में भी आए और उसकी हाइट भी ज़्यादा हो, ये वाला करेक्टर बच्चे में भी पास हो। जेनेटिक मतलब जीन्स में चेंजेस होना। अगर इंसान के जीन्स में है कि हाइट का करेक्टर है तो वो करेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में भी जा सकता है और ऑफस्प्रिंग में भी हाइट बढ़ सकती है। यहाँ पे हम वेरिएशन की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट की बातें कर रहे हैं। अगर इसकी हाइट ज़्यादा है तो हो सकता है कि बच्चे में भी हाइट ज़्यादा आए। क्यों, क्योंकि हमारा जीन्स में चेंजेस हैं, बॉडी के सेल्स में नहीं, जीन्स में चेंजेस हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, दैट इज सोमैटिक वेरिएशन इट टेक प्लेस इन बॉडी सेल। बताया था ना मैंने, बॉडी के सेल में हेयर्स के, अभी हम हेयर का एग्जांपल लेते हैं, हेयर बालों का एग्जांपल, हेयर के सेल में हुआ था, मतलब बॉडी के सेल में हुआ था। जेनेटिक वेरिएशन ये हमारा गैमेट्स में होता है। सोमैटिक हेयर में कलर करवाया, ट्रांसफर नहीं हुआ ना करेक्टर बॉडी में, तो यही है, इट इज़ नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड। लेकिन यहाँ पे क्या हमारे गैमेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये हमारा ट्रांसमिटेड होते हैं। ये हमारा एक्वायर्ड मतलब लाइफ टाइम में हम लेते हैं। हमारा मतलब पेरेंट्स ने नहीं आता, हम खुद अपने आप करते हैं कुछ ना कुछ बॉडी पे कलाकारी, जैसे हेयर पे करवाया, बॉडी पे टैटू बनवाया, तो ये बच्चों में नहीं जाएगा और ये हमारा एक्वायर्ड है, मतलब हमने लाइफ टाइम में लिए हैं। और ये वाला क्या है हमारा, इनहेरिटेड है, ये वाला हमारा इनहेरिटेड है, मतलब पेरेंट्स से आते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। कटिंग ऑफ डॉग की टेल, अगर हमने डॉग की टेल काट दी तो जरूरी नहीं कि उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर भी वो कटी हुई टेल आएगी, नहीं, क्योंकि ये तो चेंजेस हुए सेल में,
बच्चे में भी ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट, ज़रूरी क्या, वो बच्चे में करेक्टर आएगा ही नहीं। और ह्यूमन हाइट, कलर, ये वाले करेक्टर तो पेरेंट्स से ही आते हैं ना, तो ये हमारा जेनेटिक वेरिएशंस हैं। अब ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, सब लोग इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्रोमोसोम, जीन्स और डीएनए में। देखिए, अब आप मानिए एक धागा है हमारे पास, ठीक है, उससे हमारा बना सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। अब इस धागे के ऊपर छोटी छोटी हमने गांठें बांध दी। अब हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, सिंपल। ये क्या है, हमारा डीएनए, और ये क्या है, हमारा क्रोमोसोम। हमारा डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, जो हमारा जीन्स कंटेन करता है, मतलब जिसके ऊपर हमारी जीन्स की बीड्स होती हैं छोटी छोटी, देखो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। डीएनए क्या होता है हमारी बॉडी में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर छोटी छोटी गांठें होती हैं, उन गांठों को हम बोलते हैं जीन्स। पहनने वाली जीन्स नहीं, जो हम घर में पहनते हैं, वो नहीं ये हमारे जीन्स होते हैं जो हमारी करेक्टर डिसाइड करते हैं। एक जीन्स मान लो ये हाइट का करेक्ट जीन्स है, ये हमारा स्किन कलर का जीन्स है, और ये हमारे वेट का जीन्स है। तो जीन्स क्या होते हैं, एक तरीके से करेक्टर्स, ट्रेट्स, जो डीएनए पे एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये डीएनए हमारा क्रोमोसोम में डिवाइड होता है, ऐसे ऐसे करके। एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर, 26। तो ये हमारे डीएनए क्रोमोसोम में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर हमारी जीन्स प्रेजेंट होती है। जीन्स का काम क्या होता है, हमारा जीन्स का काम होता है करेक्टर को डिफाइन करना, मतलब करेक्टर को प्रेजेंट करना बॉडी में। और ये किस में, बॉडी में किस फॉर्म में एग्जिस्ट रहते हैं, क्रोमोसोम में। अभी आप लोग इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। और जब सेल डिवाइड हो जाता है ना, तो बाद में सेल फिर से डीएनए में डिसॉल्व हो जाता है। ये फर्दर प्रोसेस है, समझ ना आया तब भी कोई बात नहीं। क्रोमोसोम फाइनली बाद में आके डीएनए में डिसॉल्व हो जाता है, डीएनए घुल जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। तो ये प्रोसेस ना कंटिन्यू होता रहता है सारा का सारा। तो फर्स्ट आप लोग क्या समझे, डीएनए क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जीन्स क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो हमारा डीएनए के ऊपर एम्बेडेड रहती है, ये हमारा करेक्टर डिसाइड करती है। और क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम एक स्ट्रक्चर है जो जीन्स से बना हुआ है, और सॉरी जो डीएनए से बना हुआ है, और इसके ऊपर ऐसे करके जीन्स रहते हैं। ये सब, ये हाइट का जीन, ये हमारा जीन से सर्कल में थी ना, यहाँ पे मैंने लाइन में दिखा दी। हाइट का, वेट का, बॉडी के कलर का, डिजीज़ का, ठीक है, ये सब कुछ। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होता है। स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, ये मैं बताना भूल गई, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है ये। फॉर्म्ड ऑफ डीएनए, डीएनए से बनता है ना ये हमारा, ऐसा करके ये डीएनए था, डीएनए से बन रहा था। विच कंटेन जीन्स, जीन्स रहती है इनमें ऐसे ऐसे करके, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कंटेन जीन्स। ये रहा हमारा क्रोमोसोम, ये रहा हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या है हमारा जीन्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये हमारी जीन्स दिख रही है ना लाइन लाइन में, ये सब कुछ फंक्शनल यूनिट है। क्योंकि फंक्शनल यूनिट क्यों बोला है, क्योंकि हमारा ट्रेड डिसाइड करती है, मतलब करेक्टर इनके करेक्टर हैं, ये बॉडी के एक तरीके से करेक्टर डिसाइड करती है कौन कौन सा करेक्टर बॉडी में है, ठीक है। आपको सिंप्लीफाइड एग्जांपल दे दूँ, देखो ये हमारा डीएनए है, ठीक है। मान लो इस पर एक जीन्स ये है, एक जीन्स ये है, ऐसा करके सारी सारी जीन्स हैं। कलर दिखा रहे हैं ताकि समझ में आए। अब ये हमारा हाइट डिसाइड कर रही है बॉडी में। तो पेरेंट में हाइट कम है तो हो सकता है कि बच्चे में भी हाइट कम ही जाए, या बच्चे में हाइट अगर बच्चे में हाइट कम, पेरेंट में कम है, बच्चे में भी कम है, तो वेरिएशन नहीं हुआ। लेकिन पेरेंट में कम है और बच्चे में ज़्यादा हो गई, तो वेरिएशन हमारा हो गया। तो जीन्स ने क्या किया, करेक्टर डिसाइड किया ना, तो यही हमारा जीन, इसलिए हम जीन्स को फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। यही हमारा करेक्टर को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। यूनिट ऑफ डीएनए बताया था मैंने, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है ये।
विच मेकअप क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बनाती है जो, विच गवर्न द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन दैट कंट्रोल स्पेसिफिक करेक्टर। अब ये प्रोटीन बना रही है ना यहाँ पे क्रोमोसोम पे आके, और ये प्रोटीन क्या कर रहा है हमारा, ये प्रोटीन ऑफ हाइट, प्रोटीन ऑफ वेट, क्या कर रहा है हमारा, करेक्टर डिसाइड कर रहा है ना, हाइट वेट। तो यही हमारा जीन्स का काम है। तो दिस इज सिंप्लीफाइड definition of genes that I have written. Genes transfer characteristics from parent to their offspring during the time of reproduction. Okay. अब हम बस थोड़ा सा पढ़ेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव, बस। अब देखो जीन्स हमेशा हमारी पेयर में वर्क करती हैं, मतलब जैसे कि हम पेयर में वर्क करती है, मतलब जैसे कि क्या बताऊँ, जैसे कि हम शूज़ पहनते हैं, पेयर में पहनते हैं ना उनको, हम अकेले तो नहीं पहन सकते। सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स भी पेयर में होती हैं, अकेले तो नहीं पहन सकते ना। इस तरीके से हमारी जीन्स बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ये हमारी पेयर में वर्क करती हैं, सिंगल वर्क नहीं करती, पेयर में वर्क करती है ये हमारी। तो यही है हमारा जीन्स ऑफ टॉलनेस एंड ड्राफ्टनेस। इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे जीन्स ऑफ टॉलनेस टी, इसको हम हमेशा टी बोलेंगे, बड़ा वाला बोलेंगे, और इसको हमेशा हम शॉर्ट बोलेंगे। कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट जीन ऑफ हाइट टॉलनेस, स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट जीन ऑफ रिसेसिव। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो होप यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट अबाउट हेरिडिटी एंड हेरिडिटी। इवोल्यूशन तो आपके चैप्टर में आ ही नहीं रहा, इसको आप अच्छे से देखना ताकि आप लोगों को याद हो जाए, या फिर आप लोग समझो, मेरे हिसाब से तो समझो। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ माई presentation. Thank you.